गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो हम बात कर चुके हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ हम देख लेते हैं, देखो निरक्षीय स्थिति क्या है। अच्छी स्थिति तो क्या थी, जैसे हमने कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात करें तो उसमें दो अक्ष होते हैं। ये तो कौन सा हो गया, एक्स अक्ष, ये कौन सा हो गया, वाई अक्ष, वाई एक्सिस। अब देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष दो अक्ष हो गए। अब अगर यहाँ हम क्या रख दें, द्विध्रुव रखते हैं, इसकी एक्स अक्ष पर क्या रख दें, द्विध्रुव। माना कि ये भी क्या है, द्विध्रुव है, माना ये भी क्या है, द्विध्रुव है। हमने इसको किस पर रख दिया है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, हमने इसको एक्स अक्ष पर रख दिया है। अगर हम इसकी अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो अक्ष तो दोनों ही है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, लेकिन अगर इस डेरिवेशन में हम इसकी किसकी बात करेंगे, अच्छी स्थिति की, तो अच्छी स्थिति का मतलब ये हो गया कि इसके इस प्रकार से इस एक्स अक्ष के अनुदिश कोई बिंदु कहीं भी रखा हो, यहाँ रखा हो, यहाँ कहीं भी रखा हो, इधर कहीं भी रखा हो, तब हम उस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अर्थात हम ज्ञात इस वीडियो से पहले हम उसमें ज्ञात कर चुके हैं, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर चुके हैं। लेकिन अब इस वीडियो में जो ज्ञात करेंगे हम निरक्षीय स्थिति पर करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति हालांकि कुछ भी हो सकती है, यहाँ बिंदु हो, कहीं यहाँ कोई बिंदु हो, कहीं बिंदु यहाँ हो, कहीं बिंदु यहाँ हो, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन तुम्हारी 12th क्लास में जो निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन है वो केवल द्विध्रुव के लंबवत उसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया गया है। आपके 12th क्लास में हालांकि ये भी डेरिवेशन है, कहीं भी बिंदु स्थित हो तब विद्युत द्विध्रुव के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, लेकिन आपके 12th क्लास में नहीं है। आपके 12th क्लास में केवल दो ही डेरिवेशन है, एक तो विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति का मतलब इस प्रकार से या तो इधर होगा कहीं या इधर होगा कहीं, और दूसरा है उसकी निरक्षीय स्थिति किसी बिंदु पर। तो जब मैं निरक्षीय स्थिति बोलूँगा तो आपको क्या समझना है निरक्षीय स्थिति से, कि विद्युत द्विध्रुव के लंबवत उसके जो मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा है उसके किसी बिंदु पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। तो मैं यहाँ जो निरक्षीय स्थिति शब्द यूज करूँगा वो किसके लिए यूज करूँगा, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करूँगा। तो अब हम इस डेरिवेशन को कर लेते हैं। तो माना कि हमारे पास ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। टॉपिक पहले से लिख रखा है मैंने, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब देखो माना ए भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव, माना ए भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर तो क्या है, प्लस क्यू आवेश, और बी बिंदु पर क्या है, माइनस क्यू आवेश। इस पर तो क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश, इस पर क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश। और माना कि इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ, माना कि इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो द्विध्रुव की हमने लंबाई ली थी वो कौन सी लंबाई ली थी, इसको थोड़ा इधर बना लो, दिखेगा नहीं इस पर। ए बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव, ए बी विद्युत द्विध्रुव हो गया। मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। यहाँ क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश, यहाँ क्या हो गया, माइनस क्यू आवेश। मैंने आपको द्विध्रुव के जो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बताई थी वो कितनी बताई थी, 2a। हम 2a मान के चलेंगे, a मानोगे तो इनका जो आधा लेंगे हम तो a/2 आएगा। जो डेरिवेशन होता है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब यहाँ केवल हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान ली थी, 2a, उसकी आधी कितनी हो गई, a हो गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a। और हम यहाँ जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। और यहाँ निरक्षीय स्थिति का तात्पर्य विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली लंबवत रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र से है। तो इसकी लंबवत रेखा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, या तो नीचे ले लो या कहाँ ले लो, ऊपर ले लो, ऐसे कुछ लंबवत। माना कि यहाँ कोई बिंदु है, कोई बिंदु P है, इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। तो अब एक बात बताओ, धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं या धनावेश पर समाप्त होती हैं, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ध्यान रखना, धनावेश से क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो बाहर इससे धनावेश से विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र धनावेश के कारण कहाँ होगा,
कुछ इस प्रकार से क्षेत्र रेखा निकलेंगी। कहाँ की ओर हो जाएगा? ये बिंदु P है, ये इसको कह दो आप E1 वेक्टर। क्या कह दो? E1 वेक्टर। अब ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी? उधर से आएंगी और ऋणावेश पर क्या होंगी? समाप्त होंगी। तो इस पर यहाँ से क्षेत्र रेखाएं आएंगी और इस पर क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। तो विद्युत क्षेत्र ऋणावेश के कारण इधर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो इस बिंदु P से माना कि ऋणावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं ऐसे आ रही हैं और ऋणावेश पर क्या हो रही हैं? समाप्त हो रही है। और ये धनावेश है तो धनावेश से क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी कि नहीं? अब एक बात बताओ, अब इसकी दूरी देखो कितनी है? नहीं, मध्य बिंदुओं से दूरी कितनी है? R। मध्य बिंदुओं से दूरी कितनी है? स्मॉल r है। अब हमने पहले जो डेरिवेशन में जो बात की थी, अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, तो हमने कैसे ज्ञात किया था? हमने उस बिंदु P पर सबसे पहले धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, फिर ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था और दोनों को हमने क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। ऐसे तो किया था। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो देखो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखो क्या होगा? E1 वेक्टर, इसको थोड़ा इधर लिख लो। E1 वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो KQ/R²। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अरे एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? KQ/R²। जहाँ R² क्या है? जो R है वो उस आवेश तथा जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं उसके मध्य की दूरी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? KQ/R²। R मतलब उस जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु तथा जिस आवेश से जहाँ तक ज्ञात करना है उसके मध्य की दूरी। तो हम इस धनावेश से कहाँ तक ज्ञात कर रहे हैं? इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो हमें दूरी कौन सी चाहिए? AP। दूरी कौन सी चाहिए? AP। चाहिए कि नहीं? हमारे पास AP दूरी है? नहीं है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? AP दूरी ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AP दूरी ज्ञात कर लो। तो AP² क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PAO में AP² क्या हो जाएगा? R² प्लस A²। R² प्लस A²। होगा कि नहीं होगा? AP² आ गया हमारा R² प्लस A²। अब हमें यहाँ किसकी जरूरत है? KQ/R² बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था। R जहाँ उन आवेश था बिंदु के मध्य की दूरी थी, यहाँ दूरी कितनी है? AP²। तो यहाँ क्या रख दो? AP²। हुआ कि नहीं हुआ? अब AP² का मान रख दो डायरेक्ट, एक स्टेप बढ़ जाएगा। इतनी जगह वैसे भी नहीं है अपने पास, तो कितना हो जाएगा? R² प्लस A²। हुआ कि नहीं हुआ? अब लेकिन ये विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है? ये देखो क्षेत्र रेखा निकल रही हैं, मतलब A बिंदु से P बिंदु की ओर विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? A बिंदु से P बिंदु की ओर। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? AP के अनुदिश या AP की दिशा के अनुदिश। A से P की दिशा के अनुदिश। AP दिशा के अनुदिश। AP दिशा के अनुदिश, क्योंकि हमें दिशा भी व्यक्त करनी है। क्योंकि देखो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र आएगा धनावेश और ऋणावेश के कारण वो समान आएगा। परिमाण उनका कैसा आएगा? समान। अंतर हुआ केवल दिशा का। अब बात आती है परिमाण समान क्यों आएगा? अब देखो परिमाण समान आने का कारण क्या है कि मैंने आपको पढ़ाया विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में कि दो विपरीत प्रकृति के परिमाण में कैसे हों? समान। परिमाण में समान दो विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर कहाँ स्थित हों? अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। जब विद्युत द्विध्रुव के परिमाण, दोनों आवेशों का परिमाण कैसा है? समान है। और ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या हम ये कह सकते हैं AP और BP दोनों दूरी कैसी हैं? बराबर हैं, क्योंकि यहाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि इसकी जो लंबवत रेखा है, मध्य बिंदु लंबवत रेखा से किसी बिंदु से अगर इसकी दूरी यहाँ तक की दूरी लेंगे तो दोनों समान ही आएंगी।
तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो ये दोनों दूरियां कैसी हो गई, समान हो गई। जब दूरियां समान हो गई तो जहाँ दूरी समान प्लस आवेश का परिमाण समान। अब देखो विद्युत क्षेत्र कैसे याद करते हैं हम, E इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर मतलब दूरी समान हो गई और आवेश का परिमाण भी समान हो गई, ये तो नियतांक है ही, तो इसका मतलब ई का मान भी कैसा हो गया, समान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा और माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र होगा, उसका परिमाण समान होगा। उसका परिमाण कैसा होगा, समान। अंतर केवल किस में होगा, उसकी डायरेक्शन में। अंतर किस में हुआ, केवल उसकी दिशा में। देखो प्लस क्यू आवेश कारण तो बी पी दिशा हो गई और माइनस क्यू आवेश कारण दिशा कौन सी हो रही है, पी से बी की ओर। पी से कहाँ हो रही है, बी की ओर। तो पी बी दिशा के अनुदिश कहेंगे हम इसमें। अगर माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसमें तो प्लस क्यू आवेश कारण हो गया। अब माइनस क्यू आवेश कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लो, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। देखो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E2 वेक्टर। इसको क्या कह दो, E2 वेक्टर। यहाँ रिप्रेजेंट कर दो E2 वेक्टर से। अब देखो E2 वेक्टर क्या होगा, के क्यू परिमाण तो समान है, आवेश का परिमाण कैसा है, समान है। तो के क्यू अपॉन अब उस बिंदु तथा आवेश के मध्य की दूरी, तो पी बी स्क्वायर आएगा यहाँ। तो क्या आएगा, पी बी स्क्वायर। अब पी बी स्क्वायर हम डायरेक्ट ही रख देते हैं, ज्ञात कर लो पी बी स्क्वायर क्या है, पी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरीके से होगा, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मान उतना ही आ रहा है, मैंने कहा था परिमाण समान ही आएगा, केवल दिशा का अंतर होगा। तो पी बी स्क्वायर की मैं क्या लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इन दोनों की शक्ल देखो समान है या नहीं है। अब यहाँ ये कौन सी दिशा हो गई, पी बी दिशा के अनुदिश, पी बी दिशा के अनुदिश, पी बी दिशा के अनुदेश। अब हमने ज्ञात कर लिया है प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। और हमारे पास उनका परिमाण आ चुका है। अब हमें उस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, रिजल्टेड विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वो अब कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमने जब अच्छी स्थिति पढ़ी थी वहाँ भी हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। कैसे ज्ञात किया था, ए बी क्या था, विद्युत द्विध्रुव था, इस पर माइनस क्यू आवेश, इस पर क्या था, प्लस क्यू आवेश। यहाँ बिंदु कोई पी है, प्लस क्यू के कारण इधर विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर है और माइनस क्यू के कारण इधर विद्युत क्षेत्र E2 वेक्टर है। तो हमने क्या किया था, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर किया था, क्योंकि इसके कैसा है, विपरीत है। इस प्रकार से हमने क्या ज्ञात किया था, परिणामी विद्युत क्षेत्र। यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए देखो एक बात बताओ, यहाँ माइनस इसकी तरह तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक दूसरे के विपरीत थे। अब यहाँ जो E1 वेक्टर है और E2 वेक्टर है, E1 वेक्टर की दिशा ये है, E2 वेक्टर की दिशा ये है। इस प्रकार से तो ये इस प्रकार से माइनस तो होंगे नहीं। तो अब यहाँ सदिशों के योग का नियम, सदिशों का योग नियम लगाएंगे। वो कौन सा लगाएंगे, समांतर चतुर्भुज वाला। तो समांतर चतुर्भुज के 11th क्लास में जिसको नहीं पता वो पढ़ ले। तो 11th क्लास से समांतर चतुर्भुज का सदिशों का योग करने वाला समांतर चतुर्भुज का नियम था, हम उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ उससे कुछ इस प्रकार से सदिश आएगा, परिणामी सदिश ऐसी तो आएगा। तो एक तो इसका हम घटक ज्ञात कर लेंगे, एक घटक हम इसका ज्ञात कर लेंगे, तब हमें परिणामी सदिश प्राप्त हो जाएगा। अब देखो घटक ज्ञात करने के लिए इसको एक लंबवत रेखा मान लेते हैं। यहाँ E1 वेक्टर की दिशा क्या है, ऐसे है, तो इसका एक घटक तो ऊपर आएगा, एक घटक कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। ऐसे एक ये E2 वेक्टर है, इसका एक घटक तो इस प्रकार से हो जाएगा, एक घटक ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र की हम यहाँ क्या ज्ञात कर लेंगे, घटक ज्ञात कर लेंगे। तो घटक ज्ञात करने के लिए अब एक बात बताऊँ, ये माना कि कोण क्या है, थीटा, ये कोण क्या है, थीटा, ये दोनों कोण थीटा हो गए। अब ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा होगा, एकांतर कोण। अरे ये वाला कोण थीटा हो गया तो ये भी कोण क्या हो गया, थीटा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हो गई, एक क्या हो गई, प्रच्छेदी रेखा,
तो ये कौन थीटा, तो ये भी थीटा। तो ये एकांतर कोण हो गए। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इवन वेक्टर है, इसके हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, घटक ज्ञात कर लेते हैं। ये कोण क्या है, थीटा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, माना कि अगर यहाँ भुजा होती तो वो क्या होती, लंब। अगर वो नहीं है तो ये देखो इसके समांतर ये भुजा है, तो ये क्या हो गई, लंब हो गई। अर्थात हम ये कह सकते हैं लंब पर, किस पर, लंब पर जो भी है का साइन थीटा आता है। अरे बाई अक्ष का बाई घटक होता है वो किस क्या होता है, जो भी है का साइन थीटा। अब आप कहोगे सर जो भी क्या है, जो भी यहाँ इवन वेक्टर है, जो भी क्या है यहाँ इवन वेक्टर। आप इसको त्रिभुज में बना के देख लो। देखो ये क्या है, ये इवन वेक्टर है, ये कोण क्या है, थीटा। अब हमारे पास कर्ण दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, ये तो लंब, लंब बटे कर्ण। और कर्ण क्या है यहाँ, इवन वेक्टर। कर्ण क्या है, ई1 वेक्टर है या नहीं है। तो यहाँ से एल इक्वल कितना आ जाएगा, ई1 साइन थीटा। क्या आ गया, ई1 साइन थीटा। या हम ये कह सकते हैं ऊर्ध्व घटक। कौन से घटक, ऊर्ध्व घटक होती हैं वो जो भी है का साइन थीटा। यहाँ ई1 वेक्टर है तो ई1 और कोई राशि होती तो उसका साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई1 साइन थीटा। कौन सा घटक, ऊर्ध्व घटक। तो ये क्या हो जाएगा, ई1 साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा। अरे ऊपर की ओर जो ऊर्ध्व घटक हो गया वो क्या हो गया, इसका ई1 साइन थीटा। और ये क्या है, आधार है। यहाँ क्या हो जाएगा, ई1 कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा। अरे मैंने आपको 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे ये। अब देखो यहाँ अगर बात करें किसकी, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। यहाँ कर्ण क्या है, तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, के कॉस थीटा। तो ए इक्वल कितना आ जाएगा, के का मान क्या है, ई1 वेक्टर कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बैठा लो, ए इक्वल क्या हो जाएगा, ई1 कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, ई1 कॉस थीटा। हम घटक ज्ञात कर, ऊर्ध्व घटक जो भी का साइन थीटा आता है, आप इसको रट्टा लगा लो। और जो क्षेत्रीय घटक होता है, हम ये कह सकते हैं आधार वाला घटक होता है, क्षेत्रीय घटक होगा उसका क्या होगा, जो भी का कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ई1 कॉस थीटा। ये तो हमने ई1 विद्युत क्षेत्र का इंतजाम कर दिया, इसका ऊर्ध्व घटक ज्ञात कर लिया और क्षेत्रीय घटक ज्ञात कर लिया। अब हमारे पास किसका बंदोबस्त करना है, ई2 वेक्टर का। तो ई2 वेक्टर का बंदोबस्त करने के लिए देखो इसका एक तो क्षेत्रीय घटक ज्ञात करो, ये क्या ज्ञात करो, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ऊर्ध्वाधर घटक क्या आएगा, ई2 साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा। ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, ई2 साइन थीटा। और क्षेत्रीय घटक क्या आएगा इसका, ई2 कॉस थीटा। आएगा कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारे पास क्षेत्रीय घटक कितने आ गए, दो क्षेत्रीय घटक आ गए। अब ऊर्ध्वाधर घटक कितनी है, एक तो ई1 साइन थीटा, ये कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर। ई1 साइन थीटा कहाँ की ओर है, ई1 साइन थीटा ऊपर की ओर है। और ई2 साइन थीटा कहाँ की ओर है, नीचे की ओर। ये ऊर्ध्वाधर घटक हैं परस्पर विपरीत हैं और परिमाण में कैसे हैं, समान है। ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर विपरीत तथा परिमाण में कैसे हैं, समान है। अतः ये आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। अरे इसका ये इधर है और ये नीचे की ओर है, परिमाण में दोनों समान है, दिशाएं कैसी हैं, विपरीत। तो ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर कैसे हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ऊर्ध्वाधर घटक कैसे हो गए, परस्पर निरस्त। लेकिन जो क्षेत्रीय घटक हैं क्या हैं, क्षेत्रीय घटक, एक तो हो गया ई1 कॉस थीटा, एक हो गया ई2 कॉस थीटा। तो जो क्षेत्रीय घटक हैं वो एक ही दिशा में होने के कारण, देखो दोनों इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, इस बिंदु पर जो दोनों क्षेत्रीय घटक आ रहे हैं, ई1 कॉस थीटा और ई2 कॉस थीटा, इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इन दोनों का क्या कर दो, योग कर दो। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, मैं जो बोलता जा रहा हूँ वो सब लिखना है आपको। कि वैसे मैं आपको नोट्स भेज ही रहा हूँ, आपके मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप सभी बच्चों का, उस पर मैं नोट्स सेंड कर ही रहा हूँ। और जिस बच्चे को जो धौलपुर का नहीं है, धौलपुर से आउट ऑफ एरिया, अगर उसको भी नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकता है। तो यहाँ
कुल विद्युत क्षेत्र होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ऊर्ध्वाधर घटक तो क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैसे हुए, परस्पर विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए। हमारे पास केवल क्या बचा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो क्या बचा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब एक बात बताओ, E1 और E2 के परिमाण कैसे हैं, बराबर हैं, है या नहीं है। अरे E1 E2 के परिमाण कैसे हैं, बराबर। अंतर किसका है, केवल डायरेक्शन का है, केवल दिशा का अंतर है। तो यहाँ परिमाण समान होने के कारण हम मोड में क्या लिखेंगे, चूंकि E1 वेक्टर का मोड हम मोड में लिखेंगे क्योंकि परिमाण कैसा है, बराबर है, इक्वल मोड E2 वेक्टर। ये दोनों का परिमाण कैसा है, बराबर है। तो परिमाण बराबर, इसका मतलब E1 cos थीटा E2 cos थीटा। तो इसमें किसी की जगह या तो E2 की जगह E1 कर दो या E1 की जगह E2 कर दो। अर्थात कहने का मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे जुड़ करके। एक E1 cos थीटा, एक ये E1 cos थीटा, दो E1 cos थीटा हो गए। तो इसको क्या कर दो, तब ई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। यहाँ क्या रख दो आप, या यहाँ E1 कर दो तो, या फिर यहाँ E2 कर दो, कैसे भी कर लो, दोनों को समान ही करना है। तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, इसका मतलब मैं इसको जोड़ के लिख देता हूँ 2E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा। अब यहाँ क्या करना है, हमें केवल E1 का मान रखना है। और E1 का मान कहाँ से रखेंगे, हमें दिया हुआ है E1 का मान ये दिया हुआ है। और cos थीटा का मान रखेंगे। cos थीटा का मान कहाँ से रखेंगे, cos थीटा का मान हम ज्ञात कर लेंगे। cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ तो थीटा ये है, तो आधार क्या हो जाएगा ये, और कर्ण क्या हो जाएगा ये वाला, होगा कि नहीं होगा। तो cos थीटा का मान हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, आधार बट्टे कर्ण। कर्ण का मान दिया हुआ है, दिया गया है, हमने ज्ञात कर लिया है PB स्क्वायर है। तो PB हमें चाहिए, तो PB क्या हो जाएगा, PB इक्वल हो जाएगा अंडर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या तो अंडर में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कहो, या अंडर होता है वो कितनी पावर होती है, आधी पावर होती है, या 1/2 कह लो, या क्या कह लो, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। ये अंडर होती है वो आधी पावर होती है। तो यहाँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2 हो गई। इसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने PB ज्ञात किया है, क्योंकि ज़रूरत कहाँ पड़ेगी हमें। देखो हमारे पास क्या आ गया है 2E1 cos थीटा। अब E1 तो हमारे पास है, cos थीटा कहाँ से ज्ञात करेंगे, आधार बट्टे कर्ण। तो ये आधार भी है और कर्ण हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। अब इसमें केवल मान रख दो, इसको मिटा देता हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब इसमें क्या रख दो, मान। तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, 2E1 कितना था, KQ अपॉन दूरी का वर्ग कितना था, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डॉट cos थीटा क्या है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है A, कर्ण क्या है ये वाली दूरी है। तो PB क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको सॉल्व कर दो केवल, ई वेक्टर इक्वल कितना हो जाएगा 2। अब देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, आधार दोनों कैसे हो गए समान। तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी घातांक नियम से। तो यहाँ घातों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो घातों कैसे जोड़ेंगे, इस पर पावर 1, इस पर पावर कितनी है आधी, आधी है कितनी हो गई 1.5 हो गई। 1.5 को क्या कहते हैं 3/2, 1.5 को क्या कहते हैं 3/2। अब यहाँ KQ इसको भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा A, इसको 2 को यहीं रख लो, दूर मत पहुँचाओ। अब यहाँ क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ ए का जो मान है आर के सापेक्ष कैसा है, बहुत कम है। हम उसमें पढ़ चुके हैं अच्छी स्थिति वाली कंडीशन में कम क्यों है कि देखो ये यहाँ क्या है, द्विध्रुव, जो द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु था आवेश के मध्य की दूरी है। और विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, परमाणु में समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हों। तो अत्यल्प दूरी यहाँ से यहाँ तक आप अत्यल्प दूरी कह रहे हो, ए बी के मध्य की दूरी को आप क्या कह रहे हो, अत्यल्प। और ये तो यहाँ से यहाँ तक है, ये तो अत्यल्प का भी याद है, अत्यल्प/2, अर्थात दूरी कितनी हो गई, बहुत कम हो गई। तो दूरी बहुत कम हो गई, वो भी किसके सापेक्ष, देखो आर तो बहुत दूर है, तो आर के सापेक्ष ये जो दूरी है वो कैसी है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो हम ए को आर के सापेक्ष क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। और नगण्य मान करके हम उसको छोड़ सकते हैं, या उसका मान हम क्या रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे। तो चूंकि ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, ए आर से बहुत छोटा है, तब ए को आर के सापेक्ष, उसके सापेक्ष नगण्य मानेंगे। वैसे तो नगण्य नहीं है, लेकिन आर के सापेक्ष कैसा है, नगण्य है, बेचारा बहुत गरीब है। तो आर ए को आर के सापेक्ष नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे, अर्थात इसको क्या कर दो आप, 0 कर दो। अब इसको आप 0 करोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये 0 हो गया, ई वेक्टर स्टेप तोड़ूंगा तो इसमें कुछ बायो वाले भी पढ़ रहे होंगे बेचारे, तो बायो वालों को कुछ मैथ के स्टेप कभी कभार मिस्टेक करते हैं, समझ में नहीं आते हैं। अब यहाँ इसको 0 कर दो, 2k, इसको एडजस्ट भी कर लो साथ ही, k को पहले रख लो, q को रख लो यहाँ डॉट 2a, 2 को मैंने थोड़ा सा अंदर भेज दिया है। क्यों भेजा है, कुछ बच्चों की तो समझ में आ ही रहा होगा क्यों भेजा है, और कुछ की यहाँ आ जाएगा। तो आर स्क्वायर, इसको हमने 0 कर दिया, इसकी पावर 3/2। अब देखो घात पे घात है, यदि घातांक नियम से यदि घात पे घात हो तो घातों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो इससे ये कट जाएगी, कटेगी नहीं कटेगी। और ये क्या बन गया, बताओ जल्दी। अरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने आपको पढ़ाया था, पी वेक्टर इक्वल 2aq, ध्यान आ रहा है, 2aq विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया है, तो ये क्या हो गया, पी वेक्टर हो गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, ई वेक्टर इक्वल, यहाँ तो पी हो गया kp अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या कितना बचा, q, तो आर क्यू, kp अपॉन आर क्यू। तो हमारा मान कितना आ गया, kp अपॉन आर क्यू। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, वो यहाँ तक आ गया तो डेरिवेशन भी कंप्लीट समझ में आ गया। तो ई वेक्टर कितना आ गया, kp अपॉन आर क्यू, कौन से बिंदु पर है, किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है, kp अपॉन आर क्यू। अब आपने एक बात नोटिस की हो, वहाँ कितना आया था, अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति के लिए तो कौन सा हो गया, निरक्ष हो गया। अब अच्छी स्थिति के लिए कितना आया था, 2kp, इसके ऊपर लिख लो, ई वेक्ट्रिकल कितना आया था, 2kp अपॉन आर क्यू, इतना ही तो आया था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका आधा हो गया। तो ध्यान रखना, निरक्षीय स्थिति की जो कंडीशन है वो अच्छी स्थिति कितनी है, आधी है या नहीं है। देखो यहाँ दुगना आया है, इससे फॉर्मूला सेम है, बस अंतर कितने का है, इस ये जो है इसका ये कैसा है, दुगना है। जो अच्छी स्थिति पर कंडीशन आती है वो निरक्षीय की कैसी आती है, दुगनी आती है। अगर बात करें हम किसकी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, वैसे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये डेरिवेशन, इतना ही बहुत है यहाँ तक। तो इसको कम से कम 2 बार करना है आपको, जब आपकी ढंग से समझ में आएगा। वीडियो की भी कम से कम 2-3 बार देखना है। और यही इम्पोर्टेंट है, हर साल अच्छी स्थिति या निरक्षीय स्थिति वाला एक न एक डेरिवेशन पूछा जाता है और आपको ये ढंग से कंप्लीट करना है।